अच्छा जी। क्वेश्चन में हमारे पास है। अ, अभी मैंने जो अभी लास्ट जो लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने अभी बात की है, द ऑब्जेक्ट यू नो इज फॉलिंग वर्टिकली थ्रू द एयर। ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग वर्टिकली थ्रू एयर। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, जिसके अंदर वो कहता है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है अगर। ठीक है। उसके बाद एक्सेलेरेशन, सॉरी इसी के अंदर, एंड एक्सेलेरेशन डिक्रीजेस। ठीक है। और फिर उसके जर्नी में ये हुआ कि द स्पीड बिकम्स द स्पीड बिकम्स कांस्टेंट, और इसका मतलब ये हुआ कि वो टर्मिनल्स वेलोसिटी पे पहुंच गई बॉडी। हमसे कहा जाता है कि हम इसका क्या बनाएं, वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ बना दें। ठीक है। अच्छा देखें, वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर सिर्फ एक चीज़ बेसिकली जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। ठीक है। और जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है। सिमिलरली डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर भी जो आपका डिस्टेंस है वो पॉजिटिव ही रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट का भी पॉजिटिव, वो डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। दैट मीन्स के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर इस तरह लाइन आ सकती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर। ठीक है। और और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर कभी भी इस तरह लाइन नहीं आएगी। हमेशा राइज होगी, या वो स्ट्रेट ऐसे आ सकती है। स्टीपर, लेस स्टीपर हो सकती है, बट इट कैन नेवर गो डाउन। ठीक है। डिस्टेंस टाइम में कभी भी डाउनवर्ड नहीं जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। ओके। डिस्प्लेसमेंट में स्ट्रेट भी हो सकती है, राइज भी कर सकती है, लेस स्टीपर, ग्रेटर स्टीपर, नेगेटिव हो सकती है वापस से। ठीक है। ऐसे भी जा सकती है। सेम गोज विद द स्पीड टाइम एंड द वेलोसिटी टाइम। अब बात करते हैं, इधर जो दो चीज़ों की इन्होंने बात की है कि एक है स्पीड इंक्रीज होना, और उसी टाइम पे ऐसी स्पीड हो रही है इंक्रीज जिसमें एक्सेलेरेशन डिक्रीज हो रही है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि एक्सेलेरेशन डिक्रीज होने का मतलब ये है कि इसका जो रेट ऑफ चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज वो कम हो रहा है। रेट ऑफ चेंज कम हो रहा है। तो ये कर्व तो बनेगा। ठीक है। कर्व तो बनेगा, बट ये इंक्रीजिंग कर्व होगा, डिक्रीजिंग कर्व होगा। रिमेंबर, डिक्रीजिंग कर्व होगा। ठीक है। ऐसे। अब इसकी हर पॉइंट पे स्पीड तो इंक्रीज हो रही है। ठीक है। हर पॉइंट पर अगर हम देखें इसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बट इसका जो रेट ऑफ चेंज है, ग्रेडियंट है, वो क्या होता जा रहा है, वो डिक्रीज होता जा रहा है। एंड ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन। ओके। उसके बाद इसके बाद वो कहते हैं कि स्पीड बिकम्स कांस्टेंट। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा कि ये बनाना होगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, एंड इट शुड नॉट बी डिस्कनेक्टेड, राइट। ठीक है। तो ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी दैट रिप्रेजेंट्स के ऑब्जेक्ट आपका एक कांस्टेंट स्पीड पे जाके क्या कर गया है, बिल्कुल मूव करना शुरू हो गया। ठीक है। सो हियर कम्स विद द कांस्टेंट स्पीड, एंड हियर इज द स्पीड इंक्रीजिंग।
ओके, राइट। इसके बाद हमसे कहा जाता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा होता है थ्रू एयर, तो उस पर अपवर्ड फोर्स कौन सी लग रही होती है? तो याद रखिएगा, अपवर्ड फोर्स जो है ना, अपवर्ड फोर्स या ऑपोजिट फोर्स उसके ऊपर जो लगती है वो होती है एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस या अपथ्रस्ट। ठीक है, और डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है? ये उसका वेट होता है। ठीक है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि स्पीड डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है? ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए, सॉरी, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन एंड इट इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे इट जो है ना, इट इज फॉर द ग्रेडियंट। ओके, ठीक है। अच्छा, हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो बराबर हो गई? रिजल्टेंट फोर्स बराबर हो जाने से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं, याद रखिएगा। रिजल्टेंट फोर्स बराबर होने से दो चीज़ें हो सकती हैं। और रिजल्टेंट फोर्स बिकम जीरो होने से दो चीज़ें होती हैं। एक तो बॉडी जो है वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी। ठीक है, इफ बॉडी इज एट रेस्ट will remain be at rest, will remain be at rest। और अगर वो मूव कर रही है, if it is moving, so will start or continue to move with constant speed। ठीक है, तो फोर्सेस बैलेंस क्यों हो जाती हैं? क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट है, why forces become balance, ऐसे भी हम कह सकते हैं why they become balance, या why resultant force become zero। ठीक है, why they become balanced। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो एयर रेजिस्टेंस होती है ना, वो बढ़ती रहती है स्पीड जब बढ़ती है। जब स्पीड बढ़ती है, एज स्पीड इंक्रीजेस द एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। और एक वक्त आता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड, सॉरी, ऑब्जेक्ट को जो ड्राइविंग फोर्स होती है उसकी, वो और एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाती है। देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स बिकम्स जीरो। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। ठीक है, इंक्रीजेस एंड बिकम्स इक्वल टू वेट। ठीक है, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा? द रिजल्टेंट फोर्स बिकम्स जीरो। ठीक है, ये आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है।
तो फिर ऑब्जेक्ट एक जो है जब नीचे आ रहा है तो उस पे हम अज्यूम करते हैं कोई ना कोई फोर्स थी, और वो जब नीचे आ रहा था तो उस वक्त उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है, लेट्स से वो 500 न्यूटन है। ठीक है, हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब अगर हम ये कह दें कि एक और फोर्स है जो उस पे एक्ट करने लग गई है, हॉरिजॉन्टल टू इट्स मोशन, राइट, वो किसी भी वजह से हो सकती है, तो उसकी लेट्स से अमाउंट है एंड इट इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड एक्टिंग टू द राइट। ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है दैट स्टार्ट्स एक्टिंग टू द राइट हैंड साइड, और उसकी अमाउंट हम ले लेते हैं लेट्स से 200 न्यूटन। ओके, तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली अब it will not continue to move along the direction of the 500 Newton, but it will change its direction as per the resultant vector or a force. अब रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर आपका निकालने का तरीका यहाँ पर ऐसा होगा कि आपको पता है कि टिप टू टेल रूल के मुताबिक आप एक क्लोज डायग्राम बनाते हो। ठीक है, और उस क्लोज डायग्राम के हिसाब से आपका ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव इन दिस डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा था, ऐसे आ रहा था, उस पे ऐसे फोर्स लगने लग गई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ऑब्जेक्ट विल नॉट कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन बट इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। और गौर से देखें आप कि मैंने इसको इसी डायरेक्शन में ये वाली चीज बनाई है। गौर से देखिए, ये देखिए, वही बना ना। ठीक है, तो ये क्लोज ट्राइंगल बन गया आपका। जैसे ही आपका एक क्लोज ट्राइंगल बना है, तो अब आपसे ये पूछा जाए, अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, और इसकी वैल्यू बताएं रिजल्टेंट वेक्टर की। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? अब आपने करना ये है कि आप दो काम कर सकते हैं। एक तो आपको दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो आप एक अ, आपको बिल्कुल सादा सा मासूम सा एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है? बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस वाला, याद है ना? ठीक है, तो ये आपकी हाइपोटेनियस हो गई, क्योंकि 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, लार्जेस्ट साइड। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, so what is base का square? That is 200 का square, and perpendicular is 500 का square, so that's going to be for 40,000, and that's going to be 25,000, right? ठीक है, एक और दो। ठीक है, 25,000 तो नहीं हुए, ये 40,000 हो गए थे, और वो जो है वो 2,50,000 हो गए। इनको ऐड कर दें और देखें, अब इसका रूट निकालना है। ठीक है, सो 40,000 प्लस 2,50,000, okay, that's going to be 290, 290 के आ गया इसका आंसर, राइट। अब ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, आपको रूट दोनों तरफ अप्लाई करना होगा इन ऑर्डर टू कैंसिल आउट दिस स्क्वायर, और फिर आप इसका रूट फाइंड आउट कर लें। रूट ऑफ टू 290 के 123, एंड दैट्स गोइंग टू बी 538.1, राइट। तो ये अप्रॉक्सीमेट जो इसका आंसर निकला है वो निकला है 538.5 न्यूटन, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड आपने किया होगा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं हम रूलर लेते हैं, हम एक स्केल सेट करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि लेट्स से 100 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, और हम पे 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली हमारा 200 न्यूटन जो है वो हमारा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 500 न्यूटन हमारा
it is going to be 5 centimeter, right? You will draw this 5 centimeter line and 2 centimeter line, and then you will make this line joined here, make a close triangle, and then measure this length. Okay, तो इसकी जितनी भी आपकी लेंथ आएगी, यू विल मल्टीप्लाई विद दैट स्केल, और आप उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट अराउंड 538। ओके, इसके अंदर थोड़ी सी ना आपको एग्जामिनर हमेशा कुछ ना कुछ एक टॉलरेंस दे देता है, ठीक है। 538.5 हमारा आंसर अगर कैलकुलेशन से आ रहा है, तो एग्जामिनर कैन एक्सेप्ट 539, एग्जामिनर कैन एक्सेप्ट 537, 536 एज वेल, राइट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ग्राफिकली भी आप ऐसे कर लेते हो, ठीक है। सो आई होप दैट यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट क्लियर, राइट। तो ये मैंने आपको अब तक आज की वीडियोस में, इससे पहले वाली और अभी सेकंड वीडियो जो मैंने बनाई है, ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको आइडिया हो गया है कि आपने काइनेमेटिक्स के ग्राफ और क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपने 2023 2024 के ग्राफ्स देख कर आने हैं, ठीक है, खुद से। ओके, अच्छा, अगर ये एंगल निकालना होगा तो क्या करेंगे, यू कैन प्लेस द प्रोटेक्टर हेयर। ओके, फाइंड दिस एंगल, नंबर वन। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो आपने अमाउंट निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स का मतलब वही होता है कि अमाउंट ऑफ फोर्स। ओके, बाय हैविंग दीज टू फोर्सेस, ओके, लाइक 500 न्यूटन एंड 200 न्यूटन एट एन 90 डिग्री, तो उस वक्त फिर मैग्नीट्यूड क्या होगा। एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल आपका जो है वो क्या हो जाएगा, इसका एंगल जो है वो आप प्रोट्रैक्टर रख के कर सकते हैं, और यू कैन यूज, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो नहीं पढ़े हुए, लेकिन आप एक चीज़ होती है कैलकुलेटर में, शिफ्ट, आप प्रेस करेंगे शिफ्ट, बिकॉज सिंस कैलकुलेटर इज अलाउड, आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस, शिफ्ट और टेंजेंट आप प्रेस करेंगे, TAN, कैलकुलेटर में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एंगल, राइट। आपने ऊपर जो है ना वो रखना है वाई एक्सिस वाला, ठीक है। एंगल के सामने वाला जो है ना वो आपका ऊपर आ जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी 500। एंगल के एडजेसेंट जो होती है, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अब आप इसको फाइंड आउट करें एंड टेल मी द आंसर। आई होप कि ये मैं अगर ऐसे कर लूँ तो खुद कर लेता हूँ, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी 500 डिवाइड बाई 200, 2.5, और ये अगर मैं इसको करूँ इनवर्स टेंजेंट 2.5, so I am getting 68.19, so I am going to write 68.19 को मैं 68.2 डिग्री लिखूंगा, सही है। So this is how you do, okay, and find the angle, find the resultant magnitude of the resultant vector। तो अब अभी जो मैंने आपको फिर इसी तरह जो चीज़ें करवाई थी ना, अम, क्या, तो काइनेमेटिक्स के हमारे ग्राफ जो है इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पहले मैं कुछ फोर्सेस का भी पहले बता दूं, ठीक है। फोर्सेस में आपको फोर्सेस को डिफाइन करना आना चाहिए, फोर्स को इन टर्म्स ऑफ, फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या होता है जी, फोर्स इज एक्चुअली द रेट ऑफ, the rate of change of momentum. The rate of change of momentum is called force. Rate of change of momentum is called force, ठीक है। क्या मतलब है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, आपका टाइम भी चेंज हो रहा है, उसको हम कहते हैं फोर्स, ठीक है। और याद रखिएगा कि चेंज इन मोमेंटम, सिर्फ खाली चेंज इन मोमेंटम, खाली चेंज इन मोमेंटम जो होता है इसको हम इम्पल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इम्पल्स अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू फोर्स, ठीक है, और फोर्स टाइम्स टाइम इज गोइंग टू बी इम्पल्स,
अगर हम इसको इम्पल्स को सब्जेक्ट बनाए तो टाइम को वहां जाके मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये भी होता है, ठीक है। तो इम्पल्स के बारे में अभी आपने क्या सीख लिया कि इम्पल्स इज एक्चुअली ओनली चेंज इन मोमेंटम। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि चेंज इन मोमेंटम आपका इम्पल्स होता है, राइट। अच्छा जी। अच्छा, इसके बाद एक और चीज हम करते हैं, मोमेंटम के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, तो इम्पल्स की बात आ रही थी। तो इम्पल्स के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आ गया कि फोर्स या टाइम होना चाहिए, या तो फोर्स और टाइम हो तो आप मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करें, चेंज इन मोमेंटम है तो आप क्या कर सकते हैं, पी एम डेल्टा वी लिख सकते हैं। एम डेल्टा वी का मतलब क्या है भाई, एम डेल्टा वी का मतलब है मास और चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल। ये आपकी फाइनल आ गई, फाइनल स्पीड आ गई, ये आपकी इनिशियल स्पीड आ गई, ठीक है। स्पीड में चेंज होगा तो इम्पल्स होगी, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। अच्छा जी। और स्पीड में उसी वक्त चेंज आएगा जब अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगी, ओके, ठीक है। अच्छा, इम्पल्स की डेफिनेशन भी अगर पूछी जाए तो आप इम्पल्स के बारे में क्या लिख सकते हैं, कोई आइडिया अगर हो। इम्पल्स क्या हो सकता है, देखिए इम्पल्स को सिंपली जो है ना फोर्स टाइम्स टाइम लिखेंगे तो ऑब्वियसली आप कुछ और भी खास डिफाइन कर दें। तो इम्पल्स होती क्या, इम्पल्स इज डिफाइंड एज, आप इसको ऐसे लिख दें, एक इक्वल्स टू चेंज इन ऑब्जेक्ट्स मोमेंटम, ठीक है। अब इम्पल्स इज, सॉरी, refers the change in momentum which is the product of, which is the product of force and time of impact, ठीक है। ये इस तरीके से आप इम्पल्स को बता सकते हैं, ओके। अच्छा, अब इम्पल्स कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली ऑब्वियसली आपके पास क्या होनी चाहिए, फोर्स होनी चाहिए। और इसका जो यूनिट होगा, ठीक है, यूनिट होगा वो हो जाएगा न्यूटन इनटू सेकंड, ठीक है। दिस इज न्यूटन एंड दिस इज सेकंड, ठीक है, राइट। तो ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए। क्लियर है, आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट बना के दिया और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई फोर्स बता दी गई है, ठीक है। उस पर आपने फोर्स लगाई है और कितने टाइम तक की लगाई है वो भी बता दिया आपको, तो आप उसका इम्पल्स तो निकाल लोगे फोर्स उसके टाइम को मल्टीप्लाई करा के, ठीक है ना। और उसका न्यूटन सेकंड उसका आंसर आप लिख दोगे। अब आप मुझे बताएं कि उसके ऊपर कोई ऑपोजिट फोर्स भी लग सकती है ना, क्योंकि एक्शन है तो रिएक्शन भी होगा, राइट। तो हाउ विल यू से कि यहाँ पे मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इस पूरे केस में अगर हम ये कहें एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, तो हाउ विल यू से दैट मोमेंटम इज कंजर्व्ड, हाउ मोमेंटम इज कंजर्व्ड, हम ये कैसे कह सकते हैं मोमेंटम कंजर्व्ड है, ये हमें सोचना होगा। तो हमने सिनेरियो देखना होगा कि दैट द एयर दैट इज स्ट्राइकिंग और द फोर्स दैट इज दैट वी आर अप्लाइंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है,
जो कि मूव करवा रहा है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, विल ऑल्सो बी, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, विल ऑल्सो बी अपोज्ड बाय द रिएक्टिव फोर्स फ्रॉम द कार और फ्रॉम एनी अदर ऑब्जेक्ट, जैसे आपका कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा हो, तो आपकी अप्लाइड फोर्स और जो आपके अपोजिट फोर्स हो, उन दोनों को क्या कर रहा हो, उनकी अपोजिट हैं, देयरफॉर उसके एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, जो टोटल मोमेंटम होगा, ठीक है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द अप्लाइड फोर्स एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द अपोजिट फोर्स विल बिकम इक्वल, राइट। तो यहाँ पे आपने ये बात ज़रूर मेंशन करनी है कि किस फोर्स से जो मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मोमेंटम, ओके, either the momentum produced by our force, our applied force, and the momentum produced by the any opposite force, right, must be equal, right। तो वो चीज़ equal होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर इसको ऐसे करके मेंशन करनी होगी, ठीक है, इसी तरीके से, राइट। सो आई होप दैट यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट क्लियर कि इसके अंदर हम किस तरीके से कर सकते हैं, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं मूवमेंट पे। मूवमेंट होता क्या है जी? Movement is the turning effect of force. The turning effect of force. ठीक है? Which is the product of, which is the product of force and the perpendicular distance from the pivot. पिवट वो पॉइंट होता है जहां से मूवमेंट या ऑब्जेक्ट जो है वो टर्न करता है। अबाउट दैट पॉइंट द ऑब्जेक्ट टर्न्स, राइट। या टॉपल ओवर कहा जाता है, जैसा कि अभी हम एक टर्मिनोलॉजीज को आगे देखते हैं। एक आपके पास एक इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है, आप उसका, मैं यहाँ पर वो भी क्या करेगा, अच्छा यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टर्न क्यों कर जाता है, ठीक है। तो अगर उसका क्लॉकवाइज मूवमेंट या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रहा होता है, तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है, वो फॉल करता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू बिकम बैलेंस्ड, ओके। तो अगर मैं आपसे कहूँ इस तरह, मैंने हमारे पास इस तरह के कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है वो, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब यही इसी ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे करके रख दिया सरफेस पे। अभी मैंने ऐसे रखा हुआ था, अब मैंने ऐसे रख दिया। तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट गोइंग टू टॉपल? यस, it will get toppled. Why? Because the movement is created at this point, right? See, similarly, this object will also topple. Why? Because the movement is created, okay, about that point of contact, okay, about the point of contact, that is called pivot, ठीक है। तो ये इसका point of contact होगा, ये इसका point of contact होगा। तो जब ये इस, सॉरी, point of contact में constant लिख दिया, point of contact, ठीक है, and here this is also point of contact। अबे यार क्या है, राइट। तो over here no movement is no movement is produced, ठीक है, राइट। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी ये चीज कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये ऑब्जेक्ट जो है, इसका एक ये पॉइंट है,
और ये पॉइंट है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक पॉइंट ले लिया सी और एक पॉइंट ले लिया डी। ठीक है। नाउ टेल मी कि इसका पिवट, इसका जो मूवमेंट होगा वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। लेट्स से इन्होंने हमें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे दी है, या हमें ये कह दिया है कि ये वेट है, और इसका वेट मान लें आपके 20 न्यूटन है। राइट। तो हाउ विल यू फाइंड द मूवमेंट? फाइंड द मूवमेंट प्रोड्यूस्ड अबाउट सी। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, इस फिगर की। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आपको यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करूँ? ये ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर हम फोर्स से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे। या अगर डिस्टेंस दिया हुआ है तो आप डिस्टेंस वो ले लें, वरना फिर हमें मेजर करना होगा। ठीक है। टेक आउट दी perpendicular distance, remember? Okay. Right. Whatever the distance that is there between these two lines, वो आप डिस्टेंस लेंगे। लेट से हमने इसको हमें लेट से क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है ये डिस्टेंस, अगर नहीं दिया तो फिर ऑब्वियसली आपको मेजर करना होगा। अगर दिया हुआ है तो लेट से ये 3 मीटर दिया हुआ है। ओके। ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि मोमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, and force is 20 Newton and the distance that we have taken is 3। तो आपका न्यूटन मीटर आ गया। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो भी आपको यूनिट दिया जाए डिस्टेंस का, वही फिर यूनिट आपने इधर भी लिखना है। या तो आप कन्वर्ट करके लिखें या फिर ऐसे लिखना है। अगर वो मिलीमीटर है तो मिलीमीटर लिखें, अगर सेंटीमीटर है तो न्यूटन सेंटीमीटर लिखें। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं? ठीक है, या सेंटर ऑफ मास क्या होता है? क्योंकि ये चीज जो है वो आनी चाहिए। सॉरी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो है ना, मैं ये कहूँगा कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को भी ज़रा देख लें, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, द सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट्स एंड सम ऑफ the sum of all clockwise movement and anti-clockwise movement equals to 0 and इक्वल टू 0। ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट अ पिवट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ, और the sum of anti-clockwise movements
about a pivot must be equal to the sum of clockwise movements, राइट। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही चीज़ आपको बताएगी कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो बैलेंस है या नहीं है। अगर एक ऑब्जेक्ट बैलेंस नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर उसके सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर नहीं है, या या उनका सम बराबर, सॉरी, जीरो नहीं आ रहा। ठीक है जी, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्ट का पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट उसका जो मास है वो ज़्यादा कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, तो हाउ विल यू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, जस्ट अ मिनट। सो द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, द होल वेट ऑफ इट एक्ट्स ऑन, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं द पॉइंट, द एंटायर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी टू एक्ट, ओके। यहाँ पे, अच्छा जी, ये सेंटर ऑफ, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सॉरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इस ये पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और फिर हमें पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो ट्विस्ट करेगा, टॉपल करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, सो रिमेंबर दिस पॉइंट के एन ऑब्जेक्ट टॉपल्स इफ द वेट, ओके। और वो वेट की लाइन कहाँ से आएगी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आएगी, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट टॉपल्स इफ द वेट स्टार्ट्स टू एक्ट आउटसाइड द बेस, ठीक है, राइट। तो अब अगर मैं एक आप देखिएगा पास पेपर में कोई ऐसे एक ऑब्जेक्ट होता है, उसकी कार वार बनी हुई होती है, ठीक है, वैसे करके बना देता है और थोड़ा सा स्टीपर कर देता है, और ऑब्जेक्ट को यूं, ये कार है समझ लें, बस है जो भी एक, ठीक है, मान लें बस है। अब ये, अब जैसी भी बस है बना दी मैंने, ठीक है। तो ये इसका फ्रंट व्यू दिख रहा है आपको, ड्राइवर समझे यहाँ पे बैठा हुआ है, और ये आउटसाइड द स्क्रीन आ रही है आपके पास, ठीक है। ये इसकी लाइट्स हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो सेंटर ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। और इन्होंने मेंशन किया हुआ होता है उस डायग्राम के अंदर कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही है। अब यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, एंड दैट यू विल कॉल इट वेट डब्ल्यू। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो टॉपल करेगा या नहीं करेगा? सही, तो ऑब्जेक्ट, रिमेंबर, इसकी जो अब लाइन है वो बेस के अंदर ही है, तो ये टॉपल नहीं करेगा। लेकिन ये उस वक्त करता, एन ऑब्जेक्ट टॉपल्स if if the weight starts to act outside the base area, ठीक है। तो बेस एरिया के बाहर बाहर अगर वो वेट की लाइन जो आती है वो, अगर इट starts lying outside the base area then it will topple over the surface, right। अब मैं आपसे कहूं, ये पॉइंट पी है, ठीक है, और
मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखूं, मैं भी एक पास पेपर का एक क्वेश्चन वैसे खोल के बैठा हूँ। ठीक है। और वो ये है कि when the slope is made very steep, the bus falls over by rotating about point P. ठीक है। Explain why the bus falls over. Explain why the bus falls over. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखें आप, इसने इस पॉइंट की बात की है, इस पॉइंट की, पॉइंट बी की। ठीक है। राइट। अब हमें यहाँ पे अपने उसी कॉन्सेप्ट को लाना होगा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। वो क्या है कि द वेट फॉल्स आउटसाइड द सॉरी आउटसाइड द बेस, सो दिस विल, क्या करेगा ये, दिस विल प्रोड्यूस, तो अगर अबाउट ये है तो दिस विल प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ऐसे ही। दिस विल प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, hence the bus topples over। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास कोई एक इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है और आपके पास एक इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है और आपने उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी, फाइंड दी फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट। तो अब आप कैसे उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे? तो ये स्टेप बाय स्टेप, ये जब तक आपने खुद परफॉर्म नहीं किया होगा ना तब तक आपको फिर मज़ा नहीं आएगा ये। आपने क्या करने, मेक मल्टीपल होल्स, स्मॉल होल्स, और ये मेक श्योर करिएगा इतना बड़ा होल नहीं करना कि आपका इतना बड़ा मास ही, सिग्निफिकेंट मास ही जो है ना वो लॉस हो जाए बॉडी से। ठीक है, ऑब्जेक्ट से। स्मॉल होल्स आप इसके 3 to 4 होल्स कर सकते हैं एट कॉर्नर्स। ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसको सस्पेंड कर देंगे वन बाय वन। सस्पेंड दी ऑब्जेक्ट ठीक है, फ्रॉम ईच होल, ओके, वन बाय वन। और किसके थ्रू? along with along with the plumb line, ओके। अब हमें क्या करना होता है, allow the
plumb line and the object, ठीक है, swing freely, right, and wait till both become um, stable or at rest, right. इस पे क्या करना होता है, ड्रॉ अ लाइन। जिन्होंने ये किया ही नहीं है ना खुद से, तो कभी उनको समझ भी नहीं आएगा वैसा, ठीक है ना। ड्रॉ अ लाइन अलोंग प्लम लाइन, और आप इसको फिर रिपीट करेंगे हर होल के साथ, ओके। रिपीट द प्रोसेस विद ऑल होल्स, ठीक है। द लाइंस ड्रॉन विल इंटरसेक्ट एट वन कॉमन पॉइंट, ठीक है। विच इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आपने एक होल किया होगा, फिर एक प्लम लाइन के थ्रू आपने यहाँ पे किया, फिर एक और होल किया होगा, फिर आपने यहाँ पे भी होल किया होगा। तो ये इस तरीके से आपको ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगी, ठीक है जी, राइट। तो याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा यहाँ पे, अगर मैं अभी बेस की बात कर रहा था ना, जो स्टेबिलिटी है, ये टॉपिक जो है ना, स्टेबिलिटी और मूवमेंट वगैरह सब मैंने मिक्स करके पढ़ा दिया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक रिव्यू है, तो आप इसको थॉरली खुद से भी पहले देखें, तो आपको समझ आएगा, ठीक है जी। अच्छा। ये एक याद रखिएगा, जो आपकी जितनी ज़्यादा हाइट होती है ना, उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट अनस्टेबल होता है, नंबर वन। और जितना ज़्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्लोज होगी ग्राउंड के, उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट स्टेबल होता है, नंबर वन। नंबर टू इज़, जितना ब्रॉड होगा बेस एरिया, उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी स्टेबल होगा। तो याद रखिएगा कि स्टेबिलिटी जो है वो इफेक्ट होती है, बेस एरिया अगर आप बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, अल्टीमेटली आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो, बस यार मैं थक गया, तो बस अब ये कर लें फिलहाल तो। और जो मैंने पीछे अभी वीडियो में बताया था, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये जो मैंने पूरा पढ़ाया है, ठीक है, ये भी पूरा देखें, राइट। ओके। ये एक्सप्लोजन वाला मैंने पहले भी करवाया, बहुत दफ़ा करवाया है। माइनस साइन लेके मोमेंटम निकलवाया है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, ऑब्जेक्ट जब एक यूनाइट हो जाते हैं तो क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बातें बताई हुई, ओके। सो आई होप दैट यू पीपल विल अप्लाई, ठीक है, अकॉर्डिंगली। चलें जी, इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। और इसके अलावा अगर मुझे कोई और पे किसी टॉपिक के रिवीजन का हो तो मुझे बता दीजिएगा, ओके, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।